या तो आप मोहब्बत में डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या मोहब्बत आपको ना मिले तो आपके लाइफ में एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और कई आशिक ऐसे निकले हैं जो अच्छे अच्छे कवि बने हैं। डायरी में दिखाऊंगा आपको अपनी, ये डायरी देखिए, इसकी जो हालत है ये बहुत पुरानी है और इसमें सैकड़ों ऐसे कविताएं लिखी हुई हैं जो इश्क मोहब्बत की है। दिल टूटना या किसी चीज का ठुकराना ये इंसान को एक अलग जगह पे ले जा सकता है। बहुत हुआ सोशल मीडिया में खुशियों का आदान प्रदान, कुछ अपनों को जोड़ सके ऐसा भी तार चाहिए, ऐसा भी तार। जिन कंधों पे हम खेले अब तक, जिन कंधों पे हम खेले अब तक, उन कंधों को भी अब तुम्हारे जिंदा होने का एहसास चाहिए। आने वाला समय बहुत चैलेंजेस है हमारे सामने, हमारे संस्कृति के सामने, हमारे सभ्यता के सामने और हमारे समाज के सामने। उठो युवा जागो, वृद्धा आश्रम में बैठे बूढ़े माँ बाप को भी तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए। समय बदला, संस्कृति बदली, समय बदला, संस्कृति बदली, अब सोशल मीडिया में ही रह गए हैं रिश्ते तुम्हारे। बच्चों से झगड़ा हो जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप का वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? सोशल मीडिया का। नमस्कार, जनहित टुडे देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ ऋषिकांत पांडे। आजकल सोशल मीडिया का जमाने में कहीं ना कहीं हर कोई नया मुकाम हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहे। वही हमारे साथ आज पोएट हैं अमित जी, जो कहीं ना कहीं एक समाज सेवी के रूप में भी लोगों की काफी मदद कर चुके हैं। अमित जी से जानते हैं और आज पॉडकास्ट में मजा आपको इसलिए आने वाला है क्योंकि इनके कुछ जो काव्य हैं, जो रचनाएं हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगे और उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अमित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के अपने बारे में बताइए। नमस्कार, सबसे पहले तो जनहित की पूरी टीम को मेरी ओर से नमस्कार, हमारे व्यूअर्स को नमस्कार और हमारे छोटे भाई ऋषिकांत पांडे जी। मैं अमित कुमार, अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो मैं देश की अग्रणी कंपनी बीमा की अग्रणी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में एक विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं और पिछले 18 साल से झुमरी तिलिया शहर में अपनी सेवाएं इंश्योरेंस सेक्टर में दे रहा हूं। कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में काम करना और अपनी इच्छाओं को दबाकर मार देना, ये सरकारी नौकरी में हर पेशेवर का ये कहना होता है कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपकी इच्छाएं दब जाती हैं। इससे इतर मैंने अपनी इच्छाओं को ना दबाते हुए अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी हमेशा अपनी जर्नी को चालू रखा। साथ में कुछ लिखने का शौक रखता हूँ, इसलिए बीच बीच में छोटी छोटी रचनाएं करता हूँ। समय का अभाव के कारण पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कह सकता कि मैं पोएट हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लिखने का शौक है जिसे मैं सोशल मीडिया में हमेशा प्रेषित करता हूँ। हमारा फेसबुक है, हमारे यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं छोटी छोटी अपनी रचनाएं या बीमा क्षेत्र में अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसके भी कुछ वीडियोस में प्रेषित करते रहता हूँ। व्यूअर्स का प्यार मिलता रहता है, एक आत्मसम्मान मिलता है, आत्मसंतुष्टि होती है और इसी तरह मेरी जर्नी चल रही है। एक आपने हाल फिलहाल मैंने एक देखा था, युवाओं के लिए आपने कुछ एक बढ़िया सा एक काव्य लिखा था आपने, वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्या कुछ था वो, जरा सा वो बताएं हम लोग को, हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसे मैं जो लिखता हूँ उसमें सोशल कंटेंट होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह से हमारी युवाएं पथ भ्रमिष्ट हो जा रहे हैं, सोशल मीडिया का जो रिलेवेंस है, सोशल मीडिया का जो यूज है, उसको ना करके हम उसमें डूब जाते हैं। इससे हमारे युवाओं पे गलत असर पड़ रहा है। इससे रिलेटेड मैंने अपनी कविता लिखी थी और इसे एक पत्रिका में भी जगह मिला था। मैं आपको अपनी लिखी हुई कविता को इस रूप से सुनाना चाहूंगा। कहते हैं कि वो फुर्सत के 2 लम्हे उधार चाहिए, वो फुर्सत के 2 लम्हे उधार चाहिए, इस भागती सी जिंदगी में अब थोड़ा विराम चाहिए। आईने को जो समझ सके, आईने को जो समझ सके, बिन मुखौटे वाले कुछ यार चाहिए, कुछ यार चाहिए। अब समय आ गया है दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक के अलावा भी अपनों को अपनों का प्यार चाहिए, अपनों को अपनों का प्यार चाहिए, अपनों को अपनों का होने का एहसास चाहिए। कुछ लाइक, कुछ कमेंट, कुछ व्यू की चाहत में, चाहत से दूर थोड़ी दूर साथ चले, थोड़ी दूर साथ चल सके, ऐसा परिवार चाहिए, ऐसा यार चाहिए और ऐसा दिलदार चाहिए। बहुत हुआ सोशल मीडिया में खुशियों का आदान प्रदान, बहुत हुआ सोशल मीडिया में खुशियों का आदान प्रदान। आजकल ट्रेंड ये है कि हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसका जस्ट अपने पारिवारिक चीजों को या अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया में प्रेषित करने के लिए तरह तरह के फोटो और वीडियोस अपलोड करते हैं। उसी पे ये लाइनें हैं कि बहुत हुआ सोशल मीडिया में खुशियों का आदान प्रदान, कुछ अपनों को जोड़ सके ऐसा भी तार चाहिए, ऐसा भी तार चाहिए।
उठो युवा जागो। वृद्धा आश्रम में बैठे बूढ़े माँ बाप को भी तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए, तुम्हारे प्यार का एहसास चाहिए। समय बदला, संस्कृति बदली, समय बदला, संस्कृति बदली। अब सोशल मीडिया में ही रह गए हैं रिश्ते तुम्हारे। जिन कंधों पे हम खेले अब तक, जिन कंधों पे हम खेले अब तक, उन कंधों को भी अब तुम्हारे जिंदा होने का एहसास चाहिए, तुम्हारे जिंदा होने का एहसास चाहिए। वाह, क्या खूब लिखा आपने। और ये आपने कहते हैं ना कि इसमें इतना सारा चीज में जिक्र किया है। पहले युवाओं के बारे में जिक्र किया, युवा किस तरह सोशल मीडिया की लत में लग चुके हैं। क्योंकि बहुत अच्छा जो आपने एक जिक्र किया कि कोई भी फंक्शन आज कुछ करते हैं लोग तो डायरेक्ट सोशल मीडिया के स्टेटस में लगा देते हैं, लेकिन अगर वो परिवार के साथ अगर वो स्टेटस को मनाया जाए, अगर परिवार के साथ वो फीलिंग को शेयर किया जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। तो आजकल युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जैसे इसके जरिए इसके साथ साथ क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होकर परिवार के साथ मिलकर रह सके, काम कर सके और आगे बढ़ सके? देखिए, अभी का जो समय है, हम अपने युवाओं को सोशल मीडिया से दूर रहने का कोई संदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समय प्रगति का है। कुछ काम करे वो। हाँ, लेकिन क्या है ना कि सोशल मीडिया का रिलेवेंस क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में ऐसा नहीं कि हम दिग्भ्रमित होते हैं, सोशल मीडिया से कई लोग बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन उसका यूज जानना पड़ेगा। हम करते क्या है सोशल मीडिया में? अगर हम मोबाइल बच्चों के हाथ में देख रहे हैं तो हम रील्स देखने में घंटों बिता देते हैं। एक रील्स के बाद लगातार आपका इंटरेस्ट जागता रहेगा, वो एक कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्शन है जो आपको प्रभावित कर रहा है। और हमारा समय, हमारी युवाएं अगर सोशल मीडिया के स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताएगी तो निश्चित तौर पर उनके सेहत पे भी प्रभाव पड़ेगा, उनके भावनात्मक स्तर पर भी रिश्तों का प्रभाव पड़ेगा। वो आज देखिए ना, मोबाइल छीनने के लिए माँ बाप को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है, बच्चों से झगड़ा हो जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप का वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? सोशल मीडिया का प्रभाव। तो सोशल मीडिया के प्रभाव को हम परिवार के लोग को ही कम करना पड़ेगा। जहां माँ बाप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एंगेज रहेंगे, बच्चों को निश्चित तौर पर वो आकृष्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रभावित तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बच्चों को सिखाइए, बच्चों के साथ बैठिए, समय बिताइए, तो निश्चित तौर पर हम एक दिशा दे पाएंगे बच्चों को। और युवाओं को तो निश्चित तौर पर अभी जो समय है उसमें एक बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि आपका सोशल मीडिया का टाइम क्या होगा, आपके पढ़ाई लिखाई का टाइम क्या होगा, और सोशल मीडिया में किन कंटेंट के साथ हमको जाना है, ये तय माँ बाप को उनके साथ मिलकर करना ही पड़ेगा। अन्यथा आने वाला समय बहुत चैलेंजेस है हमारे सामने, हमारी संस्कृति के सामने, हमारे सभ्यता के सामने और हमारे समाज के सामने। अगर अभी मैंने युवाओं की बात की, अब मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा हंसी मजाक वाले सब ये मैं आता हूँ, क्योंकि आजकल प्यार मोहब्बत का जिक्र होता है लोगों के में, तो उस पे कुछ नगमा अगर आप पेश कर सके, उससे कुछ अगर कुछ दो लाइन अगर कर सके तो हमारे दर्शकों को काफी बेहतर लगेगा। देखिए, साहित्य और लिखने की जो बातें हैं ना, उसमें लिखना तो वही लिख पाता है जो भावनाओं को समझ पाता है। और आप देखे होंगे कई ऐसे कवि हैं जो दिन रात ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जिसको आप सुन लेंगे तो आपकी भावनाओं का उमाड़ उठ पड़ता है। मैं कुमार विश्वास की एक पंक्ति को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं उस लाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। कुमार विश्वास साहब की एक बहुत अच्छी लाइनें हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। यहाँ लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है, यहाँ लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझ सके तो मोती है, ना समझ सके तो पानी है। तो मैं कुमार विश्वास साहब की इस लाइन को बहुत संजीदगी के साथ लेता हूँ। भावनाओं को प्रदर्शित करना और भावनाओं को समझना में बहुत अंतर होता है। और मोहब्बत एक ऐसी रूमानी चीज है जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है। और मोहब्बत मिल गया या मोहब्बत ना मिला, ये दोनों से अलग अलग चीजें निकलती हैं। और ये सारी संस्कृति जो बनी हुई है मोहब्बत पर ही बनी हुई है। तो
लिखना, मोहब्बत पे बहुत सारी शायरी है मेरी लिखी हुई। कब आपको ऐसा लगा कि लिखना हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है और आपने लिखने की शुरुआत की? क्योंकि देखिए, लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने लिखने की शुरुआत की, वो कब आपको ऐसा दिमाग में आया कि नहीं अब लिखना है, जानना है? क्योंकि इंसान दो कंडीशन में लिखता है, चाहे तो दिल टूटे आशिक की अब देखें तो उनका एक लिखावट मतलब बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन होता है, और या फिर वो जो किसी चीजों में ठुकराए हो या तब लिखने का शौक आता है। आपको कब आया था? मैं अपने बारे में पर्सनली बात करूं तो मैं बेसिकली बहुत इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूं। स्कूल के दिनों में मेरे बहुत कम मित्र रहे हैं, तो किताबों में उलझा रहना, एक पारिवारिक, एक जो मिडिल क्लास फैमिली की जो अपनी विडंबना रहती है वो मेरे साथ रही है। संघर्ष के साथ पढ़ाई, उसके साथ आपने दो बातें कही कि दिल टूटना या किसी चीज का ठुकराना, ये इंसान को एक अलग जगह पे ले जा सकता है। उम्र के इस पड़ाव पे दिल टूटने या ठुकराने जाने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है वक्त, मतलब हाँ, जब वक्त हुआ होगा उस वक्त ही मैं बात हाँ, कर रहा हूं। वो ऐसा वक्त आता है हर इंसान के बाद, जो कि या तो आप मोहब्बत में डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या मोहब्बत आपको ना मिले, या मोहब्बत से आप ठुकराए जाए, या मोहब्बत किसी भी कारण से आपसे अलग हुआ हो, तो आपके लाइफ में एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और कई आशिक ऐसे निकले हैं जो अच्छे अच्छे कवि बने हैं। तो उसी से प्रेरित होकर मेरी जो लाइनें लिखी हैं, मेरी कुछ, आप एक डायरी में दिखाऊंगा आपको अपनी, ये डायरी देखिए, इसकी जो हालत है ये बहुत पुरानी है, और इसमें सैकड़ों ऐसे कविताएं लिखी हुई हैं जो इश्क मोहब्बत की है। और एक दो हमारे दर्शकों के लिए भी बता दें ताकि हमारे दर्शक उससे बहुत कुछ जान पाए, सीख पाए। ये मैं 11th क्लास में जब था उस समय एक मेरी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद को समझना शीर्षक है। खुद को ना समझ सके औरों को समझाने चला। आप समझिए कि 11वीं क्लास का एक युवा अगर इस बात को लिख रहा है तो उसकी गंभीरता को समझनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें शब्दों का हेरफेर हो, लेकिन उन भावनाओं पे आप जाएंगे तो मजा आएगा आपको। खुद को ना समझ सके औरों को समझाने चला था, मैं अपनी मंजिल की जुगनू को तलाशने चला था। राहों में राहगीर बहुत मिले, राहों में राहगीर बहुत मिले, कुछ हमदर्द मिले, कुछ बेदर्द मिले, कुछ हमदर्द मिले, कुछ बेदर्द मिले, हम अपनी मंजिल के जुगनू को तलाशते चले गए। रोते थे अंधेरों में, रोते थे अंधेरों में, दिन में सबसे जगमगाते मिले। रोते थे अंधेरों में, कहते हैं कि अपनी भावनाओं को जो गंभीर इंसान होते हैं वो छुपा के रखते हैं, तो उसी पे है कि रोते थे अंधेरों में, दिन में सबसे जगमगाते मिले, राहों में कुछ इस कदर मुझे अफसाने मिले, राहों में कुछ इस कदर मुझे अफसाने मिले। भुला ना सका कुछ को, भुला ना सका कुछ को, पर अपनों को अपनों से मिलाते चले गए, पर अपनों को अपनों से मिलाते चले गए, अपनी मंजिल के जुगनू को हम तलाशते चले गए। कुछ से हमने साथ चलने का वादा किया, कुछ से हमने साथ चलने का वादा किया, पर चल ना सके। कुछ से हमने साथ चलने का वादा लिया, पर वो भी चल ना सके। ना गिला किसी से था, ना गिला किसी से था, ना सिकवा किसी से था, राह के अफसानों में रोना भुला दिए, राह के अफसानों ने रोना भुला दिया, और हम हंसते तो हम ऐसे भी कम थे, अब अफसानों ने रोना भी छुड़ा दिया, रोना भी छुड़ा दिया। बेहतरीन। तो इस तरह की चीजें मैं बहुत पहले से लिखता हूं, लेकिन व्यावसायिक लाइफ है, मैं एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूं, तो अपनी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं में रहकर ही कार्य करना है। यहाँ पर कई कवि सम्मेलन में भी मैंने जो सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित होती है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। जब भी मौका लगता है तो अपनी लेखनी को लोगों के सामने रखने का मुझे मौका मिल जाता है, और बाकी सोशल मीडिया है जहां मैं इन सब चीजों को प्रेषित करते रहता हूं। दर्शकों का कहना है कि अमित जी कवियों को बुलाते, झूनी तलिया में कवि का सम्मेलन होता, वो खुद हैंडल करते, तो वो कब होने वाला है, ताकि एक आपके तरह से कुछ हो सके झूनी तलिया के लोगों के लिए भी? देखिए, ये मेरा इंटरेस्ट जोन है। हाँ। जिला प्रशासन की ओर से जब भी हुआ है तो एक लिमिट स्तर पे हुआ है, और वहां पर लोकल स्तर पे ये चीजें होती हैं। बड़े स्तर की बात, बड़े स्तर पे मैं बात करूं तो पता नहीं, लोगों के अंदर एक क्रेज है ना कि बड़े बड़े कवियों को हमको सुनना है। निश्चित तौर पर उनको सुनना में मजा हमें भी आता है, लेकिन आप जिला पे तराशेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे कलाकार मिलेंगे जिसको प्रॉपर स्टेज की तलाश है,
और बड़े स्तर पर कुछ लोग अगर हम लोग एक साथ मिले लाइक माइंडेड, तो एक बड़े स्तर पर अगर हम जिले स्तर पर जो कलाकार हैं उनके साथ कभी कभी सम्मेलन करें तो उसका एक मजा अलग आएगा। और मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है, हो सकता है हम बड़े लेवल पे जिला स्तर पे ये कार्य कर पाए बहुत जल्दी। आजकल युवाओं को देखिएगा, या फिर जो दिल टूटे आशिक हो, या मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है मुझे करना क्या है नहीं करना है, तो उनके लिए क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो अगर कुछ होता भी अगर उनके साथ तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को बहुत स्मूथली चला सके, तो क्या कुछ उनको सीख देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का प्रेम मोहब्बत और युवाएं जो युवा होते हैं, एक ऐसा एज आता है ना जहां पर लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप प्यार का मतलब कुछ और समझते हैं। आप अगर सही में किसी के लिए किसी से प्यार किए हुए हैं, किसी के साथ आपका एक आत्मीय संबंध है, तो ना आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे ना वो आपके बारे में बुरा सोचने के लिए मजबूर होंगे। और हो सकता है हम जिसे चाहें वो हमें हमेशा मिल जाए, ये हम हो ही नहीं सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को चाहा है और उसे वो नहीं मिला है। बावजूद उसके आप एक सकारात्मक स्तर पर उस चीजों से लेशन ले सकते हैं और अपनी चाहत को सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ाएंगे ना, तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ बनेगा। बिना मोहब्बत किए हुए इंसान, बिना किसी को चाहा हुआ इंसान अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल सकता, अच्छी अच्छी चीजें नहीं लिख सकता है। आज मेरी लेखनी में अगर कोई बातें हैं या कोई भी लिखता हूं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, उसको वो रिश्ता को जीना पड़ता है। बिना उस रिश्ते को जिए आप लिख ही नहीं सकते, आपके पास शब्द नहीं आएंगे। और शब्द जब आने लगेंगे, जब आपका शब्द और भावनाओं का जब मेल होगा तो आपके कलम चलेंगे, और फिर कलम चलेंगे तो आप अच्छे लेखक भी बनेंगे। और युवाओं को तो स्पेशली मैं एक मैसेज ये दूंगा कि हर कुछ का बैलेंस अगर आप नहीं करना सीख रहे हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन का एक सूत्र है, ये है कि आपके जीवन में हर चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज को मैं कम नहीं मानता हूं, लेकिन द मोमेंट आप उसको बैलेंस करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आपको जीवन जीने में मजा आने लगेगा। अब मैं अपनी बात कहूं कि मेरी नौकरी है, मेरे प्राइम ड्यूटी है कि मैं जिस नौकरी को करता हूं उस पर अपना समय दूं और उसको जस्टिफाई करूं। उसके बाद मैं सोशल वर्क करता हूं, मैं अभी रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा जैसी अग्रणी संस्था का अध्यक्ष भी हूं और लिखने का भी कार्य करता हूं। और जीवन का कोई रास रंग मेरे से छुपा हुआ नहीं है, मैं हर चीज को टाइमली करता हूं। तो यही मुझे प्रेरित करता है कि मैंने बैलेंस करना सीखा है। और मैं युवाओं को भी यही संदेश देता हूं कि जीवन का हर पल जिए, और लेकिन बैलेंस करना सीखे, और समय के इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी कवि अगर मैं देखता हूं या कोई भी कवि को मैं सुनता हूं, तो उर्दू के जो शब्द होते हैं वो ज्यादा तो उसमें ऐसे मतलब मढ़े हुए रहते हैं कि उर्दू एक अलग लेवल का होता है। तो जो आज के नए कवि हैं या जो कवि के रूप में जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे उर्दू के शब्द के लिए, या उर्दू को जानने के लिए? उर्दू कितना महत्व है इस फील्ड के लिए? और देखिए, शेरो शायरी में तो उर्दू का आ जाना एकदम लाजमी बात है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़ने की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी, चाहे आप सोशल मीडिया में पढ़ें या साहित्य को खरीद के पढ़ें। जैसे प्रेमचंद की कई उपन्यास को मैंने पढ़ा है और वहां से आपके स्तर में बहुत बदलाव आ जाएगा। तो आप लिखने से पहले पढ़ने की आदत डालें, ऑटोमेटिक आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आपका ग्रोथ हो जाएगा। और उर्दू जब आप शायरी करने बैठेंगे, मुशायरे में बैठेंगे या सुनेंगे, तो उर्दू के शब्द अपने आप भूल जाते हैं, वो फिर कहने की बात नहीं होती है। और शब्द के अर्थ आप अपने जब भावनाओं को समझेंगे तो शब्द के अर्थ ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगे और उसका प्रयोग भी आप करने लगेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि वो सफल हो गया, ये सफल नहीं हुआ, ये सफल होने वाला है, तो आखिर आपकी नजर में सफलता क्या है? देखिए, सफलता का कोई पैमाना नहीं है। हर इंसान के लिए सफलता की अलग अलग डेफिनेशन है, परिभाषा है। हाँ, और उसकी अलग अलग परिभाषा है। मुझे किसी को मदद करने में जो खुशी मिलती है मैं उसको सफलता मानता हूँ। मैं अपने व्यवसायिक क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को बैलेंस करके बाकी शौक को पूरा कर पाता हूँ, इसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनका ये रोना रहता है कि यार तुम्हें इतना समय कैसे मिलता है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो वो पैसे कमाने को अपना सफलता मानते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है, या फिर जो बचे हुए समय है उसको वो एंजॉय करते हैं।
मेरे पास है कि मैं एंजॉयमेंट के साथ अपने समय को बैलेंस करके हर चीज के लिए थोड़ा टाइम निकालता हूँ। और सफलता मेरे लिए यही है कि जिस मोमेंट पे आप हैं उस मोमेंट को आप भरपूर जी पा रहे हैं। कल किसने देखा है? बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते हैं, और आने वाले कल को किसने देखा है? तो वर्तमान आज है और आज हम जीते हैं। इसी को आप सफलता मानिए मेरे हिसाब से, और यही सफलता है भी। ये जो मेरा पॉडकास्ट जो लोग देखेंगे उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, और ये पॉडकास्ट वो क्यों देखें, इससे क्या कुछ उन्हें सीख मिलेगी? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत सफल इंसान हूं या मुझे फॉलो करना चाहिए या मैं किसी का रोल मॉडल हूं, लेकिन अपने जीवन से एक इंसान को तभी फॉलो किसी को करना चाहिए जब उस इंसान को देखकर आपको खुशी मिलती हो। और मैंने अपने जीवन को अब तक जिया है। कहते हैं कि इस उम्र में कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सोशल वर्क आपकी उम्र को सूट नहीं करता है। बहुत एक स्टेज के बाद सोशल वर्क करना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पता नहीं वो पल मेरे जीवन में है भी कि नहीं। मैं अभी जो कर सकता हूँ उसको मैं 60 साल के लिए क्यों इंतजार करूँ? 40 साल की अवस्था में मैंने जो कार्य किए हैं, अभी मैं अपने टेन्योर की बात करूं, अध्यक्ष के रूप में मैंने जो कार्य किए हैं, अभी कुछ दिन पहले लिम्स का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा में। जिले के 65 लोगों को मैंने आर्टिफिशियल लिम्स लगवा के उनके हाथ पांव को जुड़वा कर उनको जो जीवन में जो तसल्ली दी, उसके कई वीडियो मैंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया में। और उन महिलाओं को, उन बच्चों को और उनके घर में जो खुशी आई है, उसको देखकर जो खुशी मिलती है ना, फिर जीवन में आप करोड़ों रुपया कमा के वो खुशी आप नहीं हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे देखें ना देखें, लेकिन एक बात को आप जरूर मेरी माने कि वर्तमान में जिए। आज आपके पास है, बीते हुए कल को आप बदल नहीं सकते हैं, आने वाले कल को आप की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो आज जो भी आपके दिल में हसरतें हैं, मैंने सोशल वर्क का कार्य मेरे को अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है। आपके जीवन में आपको जो इंपॉर्टेंस लगे, जिस पे आपको खुशी मिलती है, उसको आप जरूर करिए। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सप्रेस्ड लाइफ जो होता है ना, जब आप भावनाओं को दबा कर जीते हैं ना, तो आप अपने जीवन को नहीं जी पाते। तो अपने भावनाओं को सप्रेस ना करें और जुड़िए मेरे साथ। मुझे भी मित्रों के साथ मिलना अच्छा लगता है, उनसे बातें करनी अच्छी लगती है। प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, पर्सनल लाइफ अलग होता है और सोशल लाइफ अलग होता है। मैं तीनों को अलग अलग देखता हूँ, और मेरी मित्र मंडली भी है जो मेरे साथ काफी एंजॉय करते हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं मेरे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हैं। मजा आता है दोस्त बनाने में और जीवन को वर्तमान में जीने। ये हमारे साथ अमित जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंसान वर्तमान को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वर्तमान को बेहतर बनाइए, क्योंकि जो पास्ट जो बीत गया वो तो आप सुधार नहीं पाएंगे, और जो फ्यूचर आने वाला है उसको आप बदल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान को आप बेहतर करिएगा तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक बेहतर होगा। बिल्कुल।